नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ के जनजाति वाले सीरीज में हमने इससे पहले के वीडियो में छत्तीसगढ़ के जनजातियों के त्यौहार, पर्व और मड़ाई मेले को पढ़ लिया है। उसके बाद उसके आगे हम आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में लोक शिल्प कला और इसके बाद छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्र हैं। इन दोनों टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल से को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शिल्प कला पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शिल्प कला देखने को मिलता है, विशेषकर जनजातियों में। तो देखिए यहाँ कौन कौन से शिल्प जो है प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ समरी दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है मिट्टी शिल्प कला। तो मिट्टी शिल्प कला सरगुजा क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र दोनों संभागों में प्रसिद्ध है। तो सरगुजा क्षेत्र में इसे रजवार भित्ति शिल्प कला के नाम से जानते हैं। यह घरों की दीवारों में विभिन्न प्रकार का निरूपण किया जाता है। यह रजवार शिल्प कला है और इसके लिए शिल्पकार जो प्रसिद्ध है वह सोनाबाई रजवार है। तो उन्हीं को सोनाबाई रजवार के ही नाम पे इसे रजवार भित्ति शिल्प कला के नाम से भी जानते हैं। यह मिट्टी शिल्प कला है सरगुजा क्षेत्र का। वही दूसरा देखिए बस्तर क्षेत्र में। तो बस्तर क्षेत्र में प्रसिद्ध मिट्टी शिल्पकारों के यहाँ नाम दिए गए हैं: छितरूराम, देवनाथ, शंभू, चंदन सिंह, वृंदावन, जगदेव, सहदेव, रोशनलाल। तो यहाँ अभी शॉर्ट में लेआउट चार्ट बना के दे दिया गया है। इसके बाद ये सबको डिटेल से दिया गया है टॉपिक वाइज। देखिए अब दूसरा दिया हुआ है धातु शिल्पकला। धातु शिल्पकला में 3 प्रकार के धातु शिल्पकला प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। एक है घड़वा या डोगरा शिल्पकला भी बोलते हैं इसे, और दूसरा है बेल धातु या फिर झारा धातु शिल्पकला कहते हैं, और तीसरा है लोहा शिल्पकला। तो देखिए घड़वा या डोगरा शिल्पकला बस्तर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। एक असेर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और बेल धातु या झारा शिल्पकला रायगढ़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह झारा जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और लोहा शिल्पकला जो है अगरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। या अगरिया और लोहार जाति द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये हो गए। और देखिए घड़वा में कांसा, पीतल और रांगा धातु का प्रयोग किया जाता है, और बेल धातु में पीतल और कांसे धातु का प्रयोग किया जाता है। दोनों भ्रष्ट मोम पद्धति के माध्यम से बनाया जाता है। और इसके शिल्पकार को देख लीजिए। घड़वा शिल्प के जयदेव बघेल, मानिक राम घड़वा, सुखचंद और पदुम हैं। इन सबको आगे भी देखेंगे। और झारा के लिए गोविंद राम छारा और रामलाल छारा, ये झारा ब्रदर्स के नाम से फेमस है। तो ये धातु शिल्प कला हो गया। देखिए धातु कला को अन्य क्षेत्रों में क्या कहा जाता है। तो घड़वा बस्तर क्षेत्र में घड़वा और रायगढ़ क्षेत्र में झारा, सरगुजा क्षेत्र में मलार, कसेर और भरेवा इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो ये धातु शिल्प कला है छत्तीसगढ़ में। और देखिए इसके बाद और कौन सा है, बांस शिल्प कला। तो बांस शिल्प कला के अंतर्गत बांस से बर्तन, टुकनी एवं अन्य सामग्री बनाया जाता है। तो इन जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। कमार, कंडरा, धनवार, बिरहोर, सौता, बैगा, मांझी और दुल्ला, ये सभी जनजाति बांस शिल्प कला से संबंधित है। अगला है काष्ठ शिल्प कला अर्थात लकड़ी शिल्प कला। यह बंजारे समुदाय द्वारा किया जाता है। इसमें कौड़ी शिल्प कला भी आ जाता है। तो कौड़ी शिल्प कला बंजारा समुदाय द्वारा, काष्ठ शिल्प कला जो है मुड़िया और अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। छिंद पत्ता शिल्प कला, यह इसके अंतर्गत शिकारी जनजाति और पारधी जनजाति शिल्प कला, ये छिंद पत्ता शिल्प कला के अंतर्गत चटाई, झाड़ू और टोकरी बनाते हैं छिंद पत्ता से शिकार और पारधी जनजाति। ठीक, तो ये सारे शिल्प कला को हम आगे पढ़ेंगे और इसके अलावा भी अन्य शिल्प कलाओं को देखेंगे। देखिए यहाँ मिश्र धातु दिए गए हैं और उसका संगठन दिया गया है। तो पीतल किन किन से मिलकर बना होता है। पीतल एक मिश्र धातु है जो 80% कॉपर और 20% जिंक से बना होता है। दूसरा है कांसा। कांसा 88% कॉपर और 12% टीन से बना होता है। बेल मेटल 75% कॉपर और 25% टीन से बना होता है। तो ये 3 प्रकार की मिश्र धातु है जिनका प्रयोग धातु शिल्प कला में प्रयोग किया जाता है। अब चलिए इन सभी शिल्प कलाओं को डिटेल से पढ़ेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले है धातु शिल्प कला। तो देखिए धातु शिल्प कला से संबंधित कार्य जनजातियों द्वारा आदिम काल से किया जा रहा है। वर्तमान समय में बस्तर, सरगुजा एवं रायगढ़ में इस कला का विशेष पहचान है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बस्तर क्षेत्र में धातु शिल्प कला को घड़वा के नाम से जानते हैं। रायगढ़ क्षेत्र में झारा धातु कला के नाम से जानते हैं। सरगुजा क्षेत्र में मलार, कसेर या भरेवा शिल्प कला के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर धातु शिल्प कला को बेल मेटल शिल्प कला के नाम से जाना जाता है। धातु कला के प्रदर्शन के अंतर्गत प्रदेश में निम्नलिखित शिल्प कला आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शिल्प कला आएंगे, यही जो तीनों हम नाम पढ़े हैं। पहला है घड़वा शिल्प कला। घड़वा शिल्प कला को और किस नाम से जानते हैं, ढोकरा शिल्प कला के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ होता है गणना या निपुणता।
देखिए इसका नामकरण पढ़ने का आधार क्या है, घड़वा क्यों कहा जाता है, घड़वा स्थानीय स्तर के पारंपरिक शिल्पी के कारण कहा जाता है। तो स्थानीय स्तर पर जो सबसे प्रसिद्ध शिल्पी है उनके नाम पे रखा गया है घड़वा। जैसे कि देखिए मानिकराम घड़वा, तो घड़वा लोग जो है प्रसिद्ध हैं इस शिल्प कला के लिए, इसलिए उनके सरनेम को इसके नाम के रूप में प्रयोग किया गया है घड़वा शिल्प के नाम से। दूसरा है ढोकरा, तो यह प्रशासनिक स्तर पर प्रयुक्त किए जाने वाला शब्दावली है। तो प्रशासनिक स्तर पर किया जाता है प्रयोग ढोकरा शिल्प कला का। तो देखिए घड़वा शिल्प कला के लिए कौन सा ग्राम प्रसिद्ध है, तो कोंडा गांव सबसे प्रसिद्ध है। तो इसे शिल्प ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, कोंडा ग्राम को घड़वा शिल्प कला के लिए शिल्प ग्राम है कोंडा गांव। तो प्रमुख प्रसिद्ध शिल्पकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले है जयदेव बघेल। जयदेव बघेल को घड़वा शिल्प का शिल्प गुरु माना जाता है। उसके बाद है मानिक राम घड़वा, सुखचंद प्रसाद और पदुम लाल। तो इन चारों का नाम कम से कम आपको याद रखना है घड़वा शिल्प के लिए, जयदेव बघेल, मानिक राम घड़वा, सुखचंद प्रसाद और पदुम लाल। अगला है इसमें प्रयुक्त सामग्री में क्या क्या आते हैं, पीतल, कांसा और रांगा। रांगा अर्थात टीन, तो पीतल, कांसा और टीन इसमें प्रयोग किया जाता है। यह कि इसे बनाने के लिए भ्रष्ट मोम पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोनों के लिए झारा शिल्प का और इसमें भी भ्रष्ट मोम पद्धति। तो सबसे पहले समझ लेते हैं भ्रष्ट मोम पद्धति क्या होता है। भ्रष्ट मोम पद्धति में पहले मोम से एक आकार, जिस मूर्ति को बनाना है उसका मोम से बनाया जाता है पहले आकार। जैसे ये मान लीजिए इसे बनाना है तो पहले इसे मोम के आकार में बनाया जाता है। मोम के अंदर फिर जो भी धातु से बनाना है हमें, तो पीतल, कांसा या टीन, इन सबको जो है पिघला के उस मोम के अंदर डाल दिया जाता है, तब जो है आकार ले लिया जाता है, कोई कांस्य मूर्ति का आकार ले लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत कांस्य मूर्ति का निर्माण किया जाता है भ्रष्ट मोम पद्धति द्वारा। तो भ्रष्ट मोम पद्धति समझ आ गया होगा आपको। पहले मोम से एक उसका प्रतिरूप बनाया जाता है, किसी भी वस्तु या किसी भी मूर्ति को बनाना है उसका प्रतिरूप मोम से, फिर धातु को उसमें पिघला के मोम में डाल दिया जाता है और उस प्रतिरूप का रूप ले लिया जाता है धातु द्वारा। ठीक, तो ये है भ्रष्ट मोम पद्धति। इसी का प्रयोग झारा शिल्प कला में भी होता है। तो देखिए दूसरा है झारा शिल्प कला, यह बेल मेटल हस्तशिल्प भी कहलाता है। इसका शिल्प केंद्र है रायगढ़ का एकताल गांव। तो रायगढ़ का एकताल गांव शिल्प केंद्र है झारा शिल्प कला। इसके शिल्पकार हैं दो भाई हैं झारा ब्रदर्स। तो झारा ब्रदर्स के नाम से प्रसिद्ध है गोविंद राम झारा और रामलाल झारा। इसके अलावा है बुधियारिन देवी। तो बुधियारिन देवी भी झारा शिल्प कला से संबंधित है। इसमें प्रयुक्त सामग्री है पीतल और कांसा। पीतल और कांसा का प्रयोग करते हैं झारा में, और उसमें पीतल कांसा के साथ रांगा का भी प्रयोग करते थे घड़वा शिल्प में। फिर तीसरा है लौ शिल्प कला। यह मैकल पर्वत श्रृंखला एवं बस्तर क्षेत्र में प्रसिद्ध है लौ शिल्प कला। तो देखिए मैकल पर्वत क्षेत्र में लौ के प्राप्त होता है और वहाँ अगरिया जनजाति निवास करते हैं। तो अगरिया जनजातियों द्वारा किया जाता है और साथ ही लोहार जाति के लोगों द्वारा भी लौ शिल्प का कार्य किया जाता है। तो इसमें प्रयुक्त सामग्री लौ है। इससे लोहे से देवी देवता, पशु पक्षी एवं सजावटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो ये होगा छत्तीसगढ़ के धातु शिल्प कला। अब इसके बाद देखेंगे हम मृतिका या मिट्टी शिल्प कला। यह छत्तीसगढ़ की आदिम शिल्प कला है। तो यह सबसे प्राचीन शिल्प कला है जिसमें मिट्टी के विभिन्न प्रकार के खिलौने, मूर्तियां और बर्तनों का निर्माण किया जाता है। यह शिल्प कला बस्तर एवं सरगुजा संभाग में विशेषता प्रचलित है। तो बस्तर और सरगुजा संभाग में ज़्यादा प्रचलित है। तो सबसे पहले देखिए सरगुजा संभाग में, तो सरगुजा क्षेत्र में इसे रजवार भित्ति शिल्प कला के नाम से जाना जाता है। रजवार भित्ति, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जो सबसे मेन शिल्पकार हैं कौन है, सोनाबाई रजवार। तो उन्हीं के सर नेम पर इन्हें रजवार भित्ति शिल्प कला के नाम से जाना जाता है। यह सरगुजा अंचल में प्रसिद्ध है। इसमें प्रयुक्त सामग्री के रूप में सफेद मिट्टी और स्थानीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। और सबसे प्रसिद्ध शिल्पकार हैं सोनाबाई रजवार। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। अब देखिए बस्तर क्षेत्र में मृतिका शिल्प के 4 प्रमुख केंद्र हैं। एक है नगरनार बस्तर का, दूसरा है कुम्हारपारा कोंडा गांव का, तीसरा नारायणपुर और चौथा इड़क्का। तो ये 4 क्षेत्र जो है बस्तर में मृतिका शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। और मृतिका शिल्प के महत्वपूर्ण शिल्पकार जो बस्तर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनमें है छितरूराम, देवनाथ, शंभू, चंदन सिंह, वृंदावन, जगदेव, सहदेव और रोशनलाल। तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है, छितरूराम, देवनाथ, शंभू, चंदन सिंह, वृंदावन, जगदेव, सहदेव, रोशनलाल। तो इन सभी का संबंध मृतिका शिल्प कला से है। अब इसके बाद देखिए काष्ठ शिल्प कला। तो छत्तीसगढ़ वन संपदा से समृद्ध राज्य है। इस कारण विभिन्न जातियों द्वारा विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य किए जाते हैं। बस्तर की काष्ठ शिल्प कला विश्व प्रसिद्ध है। जैसे कलात्मक मूर्तियां बनाना, नित्य रथ मूर्तियां, कलात्मक मृतक स्तंभ, घोटुल के खंभे,
तीर धनुष आदि इसके उत्कृष्ट उदाहरण है काष्ठ शिल्प कला के। अब इसमें काष्ठ शिल्प कला के प्रसिद्ध दो जनजाति हैं, मुंडिया जनजाति और अबुझमांडिया जनजाति। यह बस्तर अंचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है काष्ठ शिल्प कला। इसके प्रमुख शिल्पकार में अजय मंडावी, कांकेर के निवासी हैं अजय मंडावी, प्रसिद्ध काष्ठ शिल्पकार हैं। इन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो अजय मंडावी को याद रखना है, कांकेर से हैं, काष्ठ शिल्प से संबंधित 2023 के पद्मश्री प्राप्त करते हैं। दूसरे हैं पंडीराम मंडावी, यह नारायणपुर के निवासी हैं पंडीराम मंडावी। अब देखिए जनजाति द्वारा स्थापित काष्ठ स्तंभ। तो काष्ठ स्तंभ का प्रयोग किया जाता है बहुत सारी जनजातियों में, कहीं स्मृति स्तंभ के रूप में तो कहीं मृतक स्तंभ के रूप में प्रयोग किया जाता है काष्ठ स्तंभ का। तो देखिए माड़िया जनजाति में यह मृतक स्तंभ के रूप में प्रयोग किया जाता है काष्ठ स्तंभ को, जिसका नाम अनालगट्टिया या हनालगट्टा या उर्सकल या कोटोकल, इन चारों नामों से जाना जाता है माड़िया जनजाति में। कोरकू जनजाति में मेघनाथ स्तंभ गाड़ा जाता है, यह पर्व के दौरान गाया जाता है मेघनाथ स्तंभ। मुरिया जनजाति में घोटुल स्तंभ गाड़ा जाता है मुरिया जनजाति में। भद्रा जनजाति में सेमल स्तंभ गाया जाता है, यह होली या डंडाडी नृत्य के अवसर पर भद्रा जनजाति द्वारा सेमल स्तंभ गाड़ा जाता है। और भील द्वारा जो है गाथा स्तंभ गाड़ा जाता है, यह भी काष्ठ स्तंभ है। ठीक, तो ये सब जनजातियों में काष्ठ स्तंभों का बहुत महत्व होता है। तो ये सभी भी काष्ठ शिल्प कला के उदाहरण है। अब देखिए एक और है चिमनी या दीपक काष्ठ शिल्प कला। तो चिमनी या दीपक काष्ठ कला यह सरगुजा क्षेत्र में प्रसिद्ध है और यह मलार जनजातियों द्वारा बनाया जाता है चिमनी या दीपक काष्ठ शिल्प कला। तो देखिए यहाँ स्मृति स्तंभ क्या है बताया गया है। तो स्मृति स्तंभ क्या है? स्मृति स्तंभ से आशय स्मृति चिन्हों से है जो अपने पूर्वजों की याद को जीवंत बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। सामान्यतः यह स्तंभ लकड़ी, सीमेंट, मिट्टी एवं पत्थरों से बनाए जाते हैं जो खंभे या किले के रूप में होते हैं। इनमें सामान्यतः नक्काशी, पेंटिंग, खुदाई और आकर्षक चीजों के चित्र बने होते हैं जो मृतक शोक, उसके सपने और जीवन शैली का स्मरण कराते हुए मृत्यु के कारणों के विवरण को दर्शाता है। ये स्मृति स्तंभ अपने पूर्वजों की याद दिलाती है। इस स्तंभ के आसपास की नवाखानी के अवसर पर पूर्वजों के सम्मान और आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध आयोजित किया जाता है। तो ये है स्मृति स्तंभ के संबंध में जानकारी। ठीक, तो ये यहाँ फोटो भी दिया गया है स्मृति स्तंभ का। तो ये स्मृति स्तंभ होता है, पहले कांच से बना जाता था, अब कहीं कहीं कंक्रीट से भी बनाया जाता है। देखिए मृतक स्तंभ यह जनजाति माड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है। इसे गायता पखना के नाम से भी जाना जाता है। इसे काष्ठ से निर्मित किया जा सकते हैं और साथ ही साथ पाषाण से भी। काष्ठ और पाषाण लकड़ी या पत्थर से बनाए जाते हैं। बस्तर क्षेत्र में 10 से 15 फीट या उससे अधिक ऊंचाई के मृतक स्तंभ पाए जाते हैं। दंतेवाड़ा क्षेत्र के गामावाड़ा, तो इस स्थान का नाम याद रखता है आपको, गामावाड़ा। तो गामावाड़ा में अनेक संख्या में विश्व प्रसिद्ध मृतक स्तंभ पाए जाते हैं। तो विश्व में प्रसिद्ध मृतक स्तंभ सर्वाधिक मात्रा में दंतेवाड़ा के गामावाड़ा में पाए जाते हैं। ठीक, तो आपको गामावाड़ा याद रहेगा, दंतेवाड़ा में है, यह भी मृतक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। अगला नक्काशी देखिए, इस काष्ठ के स्तंभों पर अनेक गोत्र विवाह के साथ साथ पशु पक्षियों की आकृति नक्काशी जाती है। तो गोत्र विवाह के साथ साथ पशु पक्षियों की आकृति की नक्काशी की जाती है। वर्तमान में मृतक स्तंभों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ तथा अब इन्हें कंक्रीट से भी निर्मित कर उन पर चित्रकारी की जाती है, जो वर्तमान में भी जनजाति विशिष्टता व संस्कृति को चित्रित करता है। तो अब जो है पहले काष्ठ का बना करता था, अब कंक्रीट से भी बनाए जाते हैं मृतक स्तंभों को। चलिए अब अगला देखते हैं पत्ता शिल्प कला। तो यह मुख्यतः बस्तर एवं सरगुजा अंचल तथा मध्य छत्तीसगढ़ के वन अंचलों में प्रसिद्ध है पत्ता शिल्प कला। तो यह शिकारी और पारधी जनजाति द्वारा मुख्य रूप से बनाया जाता है पत्ता शिल्प कला से। तो छिंद पत्ते से चटाई, झाड़ू और खिलौने, पेन स्टैंड, मोर से दूल्हा दुल्हन के लिए, बस्तर क्षेत्र में साल सरई के पत्ते से दोना पत्ता आदि बनाए जाते हैं। तो देखिए ये है पत्ता शिल्प कला। तो शिकार और पारधी जनजाति याद रहता है, छिंद के पत्ते से चटाई, झाड़ू, खिलौने आदि इत्यादि बनाए जाते हैं, वही जो है पत्ता शिल्प कला के अंतर्गत आता है।
अब देखिए उसके बाद है कंघी शिल्प कला। तो कंघी शिल्प कला यह बस्तर संभाग में फेमस है। जनजाति में मुड़िया और बंजारा जनजाति द्वारा कंघी शिल्प कला का निर्माण किया जाता है। इस शिल्प कला के अंतर्गत लकड़ी से अत्यंत कलात्मक कंघियों का निर्माण किया जाता है। विशेषता बस्तर क्षेत्र में कंघी प्रेम के उपादान के रूप में प्रतिष्ठित है। तो प्रेम की निशानी के रूप में कंघी का महत्व देखने को मिलता है बस्तर क्षेत्र में। इसी कारण जो है कंघी शिल्प कला भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है कंघियों का, यह कंघी शिल्प कला के उदाहरण हैं। तो लकड़ियों से बनाए जाते हैं कंघी बस्तर संभाग में। अगला है प्रस्तर शिल्प कला। प्रस्तर अर्थात पत्थर। तो पत्थर का शिल्प कला इसमें बस्तर संभाग में प्रसिद्ध है, मुड़िया और माड़िया जनजातियों में। इस शिल्प कला में छीनी, हथौड़े एवं विभिन्न उपकरणों से पत्थरों पर चित्र उकेरा जाता है। इस शिल्प कला में बस्तर के चित्रकूट क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध है। तो चित्रकूट क्षेत्र में ज्यादातर दिखाई देते हैं प्रस्तर शिल्प कला। देखिए उसके आगे दिया हुआ है बांस शिल्प कला। तो बांस शिल्प कला संपूर्ण छत्तीसगढ़ में दिखता है। और अगर जनजाति की बात करें तो 4 महत्वपूर्ण जनजाति कमार, कंडरा, धनवार और बिरहोर ये सबसे प्रसिद्ध जनजाति हैं। इसके अलावा भी सौता जनजाति में देखने को मिलता है, बिंझवार जनजाति में भी देखने को मिलता है और अनेक जनजातियों में बांस शिल्प कला देखने को मिलेगा। शिल्प कार्य में इसे टुकनी, छौहा, पर्रा, सोफा, सजावटी सामग्री बनाया जाता है बांस से। अगला है सीसल शिल्प कला। तो यह बस्तर के परचन पाल में देखने को मिलता है सीसल शिल्प कला। यह मुड़िया और भद्रा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। सीसल बांस के एक प्रकार का राम बांस की पत्तियों को सुखाकर रेशा निकाला जाता है। तो राम बांस है, बांस के एक प्रकार में, उससे रेशा निकाला जाता है और इन रेशों से विभिन्न रंगों में डुबाकर एवं सुखाकर विभिन्न प्रकार के सजावटी सामग्री, खिलौने, वॉल हैंगिंग बनाए जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? सीसल शिल्प कला। अगला है तुम्बा शिल्प कला। यह बस्तर में क्षेत्र में प्रसिद्ध है और यह मुख्य रूप से अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा बनाया जाता है तुम्बा शिल्प कला। इसमें झूमर के समान सजावटी सामग्री बनाए जाते हैं तुम्बा से। तो तुम्बा के सूख जाने के बाद उससे झूमर के समान सजावटी सामग्री बनाते हैं, वह तुम्बा शिल्प कला कहलाता है। देखिए अब हस्तशिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया है। तो 2001 में स्थापना किया गया है हस्तशिल्प विकास बोर्ड का। यह ग्राम उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित किया गया है। इसका कार्यालय हाट परिसर पंडरी रायपुर में स्थित है। हाट परिसर पंडरी रायपुर में इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने, उसके विकास करने हेतु इस विकास बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक, 2001 में। और यह हाट परिसर पंडरी रायपुर में इसका मुख्यालय है। अब चलिए अब प्रमुख जनजाति चित्रकार देखेंगे। तो जनजाति चित्रकार कौन कौन से हैं देखिए। तो बेलगुर मंडावी नारायणपुर बस्तर क्षेत्र के हैं चित्रकार हैं। नर्मदा सोन शाह यह गोड़ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, रायपुर क्षेत्र के हैं। जनगढ़ सिंह श्याम यह गोड़ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। आनंद सिंह श्याम व कलावती गोड़ यह भी गोड़ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। निवास विश्वकर्मा बस्तर क्षेत्र के हैं। बंसीलाल विश्वकर्मा यह भी बस्तर क्षेत्र के हैं। आकृति नामक कला संस्थान की स्थापना इनके द्वारा किया गया है। आकृति नामक कला संस्थान बंसीलाल विश्वकर्मा द्वारा। देवेंद्र सिंह ठाकुर बीजापुर के निवासी हैं, यह भी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। खेमदास वैष्णव दंतेवाड़ा के निवासी है। बनमाली नेताम कांकेर के बनसागर के निवासी हैं, यह भी चित्रकार हैं। सुरेश विश्वकर्मा जगदलपुर के यह भी चित्रकार हैं। तो ये सभी चित्रकार हैं। और देखिए प्रमुख जनजाति शिल्पकार, अभी हम जितने भी शिल्पकार देखे हैं उन्हीं को यहाँ टेबल बना के दिया गया है। जैसे देखिए घड़वा शिल्प कला के लिए किनको देखे थे, तो ये 4 लोग की घड़वा शिल्प कला के लिए जयदेव बघेल, मानिक राम खड़वा, सुखचंद्र प्रसाद और पदुम लाल। वही झारा शिल्प कला के लिए झारा ब्रदर्स, गोविंद राम झारा, रामलाल झारा। और बेलमेटल शिल्प कला के लिए बुधियारिन देवी। तो यही झारा शिल्प कला ही बेलमेटल शिल्प कला कहते हैं, बुधियारिन देवी। रजवार भित्ति शिल्प कला के लिए सोनाबाई रजवार देखे थे। काष्ठ शिल्प कला के लिए अजय मंडावी। मृतिका शिल्प कला के लिए छितरू राम देवनाथ, शंभु जगदेव, सहदेव, चंदन सिंह, गेंद सागर, ये सभी मृतिका शिल्प कला से संबंधित है। इनके कौन से क्षेत्र में कार्य हैं करते हैं उन्हें भी यहाँ दिया गया है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। इससे पहले भी हम देख चुके हैं इसे। तो ये हो गए हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातियों का लोक शिल्प कला। तो लोक शिल्प कला हम देख चुके हैं। अब उसके बाद चलिए हम देखेंगे अगला छत्तीसगढ़ में लोक वाद्य यंत्र। छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्रों को देखते हैं। तो देखिए जनजातियों में लोक वाद्य यंत्र संगीत शास्त्र के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो संगीत शास्त्र में 4 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। तो पहला है तत्व वाद्य यंत्र, दूसरा वितत वाद्य यंत्र, तीसरा घन वाद्य यंत्र और चौथा सुशीर वाद्य यंत्र। देखिए सबसे पहले है तत्व वाद्य यंत्र। तो यह जनजातियों की तंतु संबंधी एक कलात्मक वाद्य यंत्र है
जिसका प्रयोग मुख्यतः पूजा अर्चना के दौरान किया जाता है। तो देखिए तंतु, तंतु अर्थात तार, तो तार वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो सभी को तत् वाद्य यंत्र कहेंगे। जैसे तार वाले कौन से हो गए, अगर बड़े रूप में देखें तो गिटार, जैसे गिटार में तार लगा होता है तो वो भी क्या है, एक तत् वाद्य यंत्र है। वैसे देखिए छत्तीसगढ़ की जनजातियों में क्या क्या जो है तंतु या वाद्य यंत्र क्या अंतर्गत आता है, जिसमें तंतु लगे हुए अर्थात तार लगे होते हैं, वे तत् वाद्य यंत्र कहलाएंगे। तो देखिए सबसे प्रसिद्ध है धनकुल वाद्य यंत्र। तो धनकुल वाद्य यंत्र मिट्टी के घड़ा, सूपा, धनुष और बांस की खपची, इन चार चीजों से मिलकर बनता है धनकुल वाद्य यंत्र। तो मिट्टी घड़ा, सूपा, धनुष और बांस की खपची, तो ये भी एक तत् वाद्य यंत्र है। दूसरा है किंकनी। किंकनी यह पंडवानी गायन में देवार जाति द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो किंकनी, अगर देखिए इस वाद्य यंत्र को आपको याद करना है तो जिनका आपको नाम पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है, उनको आप जो है एक बार गूगल में सर्च करके आपको देखना है, उसका फोटो आपको देखना है कि कैसे दिखाई देता है वाद्य यंत्र, तब जाके आपके पास इमेज बनेगा, फिर इमेज बनेगा तभी आपको याद होगा। ऐसे आपको मैं कुछ कैसे भी रटवा दूंगा फिर भी आपको याद नहीं रहेगा, आप किसी भी तरह से भूल जाएंगे। इससे अच्छा है आप जाके एक बार गूगल में सर्च कीजिए और फोटो उसका देखिए, फिर आपको इमेज बनेगा ना, तब आपको याद होगा कौन क्या है। तो किंकनी आप सर्च करेंगे तो दिख जाएगा आपको, इस प्रकार का है, तो उसमें तार लगा होगा, तो ये क्या है, तत् वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। वैसे देखिए तत् वाद्य यंत्र के अंतर्गत और कौन से आते हैं, तो किरगिच, किन्रेरी, किंदरी, कीकीड़, तो की से सब दिख रहा है, तो ये सभी है। कुंजाड़, तो ये सब क वाले हैं, तो K5 वाले हो गए, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, तत् वाद्य यंत्र के अंत। तोहिली, डुबेरी, दुसीर, दासा कोड़ी, तंबूरा, चिकारा, राम बाजा। तो राम बाजा देखिए, राम बाजा लिखा हुआ है, परंतु ये क्या है, बाजा होते हुए भी किसमें है, तत् वाद्य यंत्र में है। नाम से ऐसा लगेगा कि ये जो है वितत है, परंतु ये किसमें है, तत् वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा राम बाजा। तो ठीक, जो जो समझ नहीं आ रहा है उनको जाके आपको गूगल में सर्च करना है, उसको इमेज के साथ तो पूरा दिखाई दे देगा आपको डिटेल इसका। अगला चलिए वितत, या इसी को अवनुद्ध वाद्य यंत्र भी कहते हैं, वितत या अवनद्ध वाद्य यंत्र। तो ये क्या होता है, किसी मजबूत खोखले आधार पर, खोखला कोई आधार होगा उस पर चमड़े को मढ़कर वितत वाद्य यंत्र बनाया जाता है। तो चमड़े को एक खोखला बॉक्स है, उसके अंदर ये मढ़ दिया जाता है चमड़े को, तो यह बनता है वितत वाद्य यंत्र। वितत वाद्य यंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो है एक मुखी होता है और दूसरा द्विमुखी होता है। तो एक मुखी में जैसे ये है कि खोखला हिस्सा है, तो इसके ऊपर बस में अगर हम चमड़े को मढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, एक मुखी हो जाएगा। वही दो मुखी में क्या होता है, जैसे ये एक आधार है, उसके दोनों तरफ हम चमड़े का मढ़ रहे हैं तो ये दो द्विमुखी हो जाएगा। तो ये एक मुखी और द्विमुखी का है। तो देखिए एक मुखी के लिए क्या क्या उदाहरण है, जैसे नंगाड़ा, तो नंगाड़ा भी जो मैं इमेज बनाया था ऐसे कुछ होता है। तो नंगाड़ा क्या है, एक मुखी। वैसी होता है गोगा ताशा होता है, मुंडा बाजा होता है, तुड़बुड़ी बाजा होता है, निशान, चांगिया डफड़ और ओझा पर्रा, तो ये सभी एक मुखी होते हैं। तो इसमें भी जिनका नाम आप पहली बार देख रहे हैं, ओझा पर्रा हो गया, चांग डफर हो गया, निशान हो गया, इन सबको जाके आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। अब द्विमुखी में देखिए, द्विमुखी में क्या है, मांदर है, तो मांदर ऐसी होता है, तो मांदर के दोनों तरफ होते हैं, तो मांदर द्विमुखी हो गया। ढोलक भी द्विमुखी होता है, मृदंग भी, भिरिया डोल भी होगा, रायगढ़ी द्विमुखी होता है, तुर्रम और पराग। तुर्रम पराग अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे भी गूगल में सर्च करेंगे तो तुर्रम पराग, ये भी द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र है। तो वितत मतलब कोई भी खोखला आधार है उसमें चमड़ा को मढ़ के बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए रायगढ़ी क्या होता है, यह पीतल से निर्मित होता है, यह डमरू आकार का होता है। यह प्रयोग कहाँ किया जाता है, दंतेश्वरी मंदिर में पूजा के समय रायगढ़ी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है बिरिया ढोल, यह मांदर का प्रतिरूप होता है, तो मांदर के समान दिखाई देता है बिरिया ढोल। ठीक, तो यह हो गया दूसरा वितत या अवनद्ध वाद्य यंत्र है। अब चलिए अब देखेंगे घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र क्या होता है, यह प्रायः ठोस व कठोर काठ से बने होते हैं, ठोस धातु से या फिर कठोर काष्ठ से बने होंगे। मुख्य रूप से ये धातु के बने हुए दिखाई देते हैं, और उसके अलावा अगर कोई धातु से नहीं है तो वो बहुत ज्यादा कठोर लकड़ी से बने होते हैं, तथा ये आघात देने पर ही बजते हैं। इसे अगर आघात दिया जाता है, एक से एक लोहे को टकराया जाता है दोनों को, तब जो है यह आवाज देते हैं अर्थात बजते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाएंगे, घन वाद्य यंत्र। तो इसके उदाहरण में देख सकते हैं, घंटी को देख सकते हैं, घंट को देख सकते हैं। देखिए घंट क्या होता है, पीतल का एक गोलाकार यंत्र है। तो घंट या
क्या बोलते हैं, मंजीरा को भी बोलते हैं। तो मंजीरा जैसे होता है, पीतल का वाद्य यंत्र होता है, दो होता है यह, तो दोनों को कैसे करते हैं, एक दूसरे में टकराते हैं तब जो है आवाज देते हैं। तो पीतल का गोलाकार यंत्र है। वही दूसरा क्या है, घंटी। तो घंटी पीतल का गोल कटोरी नुमा यंत्र होता है। तो यह भी क्या, ठोस धातु से बना हुआ है। उसके बाद मुयांग, यह गोड़ी भाषा में घंटी को मुयांग कहा जाता है। तो घंटी को ही गोड़ी भाषा में मुयांग कहते हैं। इसका प्रयोग कक्षार नृत्य में किया जाता है। अगला है चिटकुल, यह पीतल निर्मित मंजीरा की आकृति का यंत्र होता है। तो यह भी पीतल से बना होता है और मंजीरा के समान रहता है। तो ये चिटकुल मंजीरा जैसे रहता है। इसका प्रयोग मांद्री नृत्य में किया जाता है। छाप, यह घुंघरुओं का गुच्छा होता है। छाप किसे कहते हैं, घुंघरू का बहुत सारा गुच्छा हो वह क्या कहलाता है, छाप कहलाता है। ठीक। अगला है तिरडुड्डी। तिरडुड्डी यह लोहे से निर्मित वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग माड़िया नाच के दौरान किया जाता है, तिरडुड्डी का। ठीक। इसके अलावा भी और कौन कौन से घन वाद्य यंत्र है, तो देखिए घंटा होता है, घुलघुला, मंजीरा, छाब, मुयांग, पिटोरका, प्याले के समान आकृति का होता है पिटोरका, दुड़का, घिनी और टिकरी। तो इनको भी अगर नया नया नाम देख रहे हैं, टुकड़ा, घिनी, टिकरी, इनको आप गूगल में सर्च करके इसका फोटो अवश्य देखिए। देखिए अगला है सुशिर वाद्य यंत्र। तो सुशिर वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं। तो सुशिर किसे कह देंगे, जिन वाद्य यंत्रों को मुंह से फूंक कर बजाया जाता है उन्हें हम सुशिर वाद्य यंत्र कहेंगे। हवा की उतार चढ़ाव से संगीत में परिवर्तित हो जाते हैं ये। तो संगीत में परिवर्तन लाते हैं हवा के उतार चढ़ाव से। तो देखिए सबसे पहला है तोड़ी। तोड़ी यह फसल रखवाली के समय प्रयोग किया जाता है, तोड़ी। और इसी को हम केस में देखे थे, जब घोटुल युवा ग्रह में जाना होता है तो उससे पहले तोड़ी का आवाज रहता है। सभी फिर तोड़ी का आवाज सुन के युवक युवतियां इकट्ठा होके कहाँ जाते हैं, घोटुल युवा ग्रह में प्रवेश करते हैं। तो ये तोड़ी हम देखे हैं। तो अगर किसी चीज की जैसे फसल की रखवाली करना है तो आवाज देना है, तो इस तोड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अक्कुम। तो यह भी फसल रखवाली के समय प्रयोग किया जाता है, जैसे सीटी बजाते हैं उसी प्रकार का यह भी वाद्य यंत्र है। अगला है सुलूड़। सुलूड़ तो यह बांसुरी के समान होता है, सुलूड़ वाद्य यंत्र। अगला बाउंसी, यह हलवा भतरी में हलवा और भद्रा जनजाति में प्रयोग किया जाता है बाउंसी को। अन्य में देखिए तो सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत बांसुरी, मोहरी, मोरचंग और शंख, ये सभी भी फूंक के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है। तो ये सभी किस में आएंगे, सुशिर वाद्य यंत्र में आएंगे। ठीक। आगे इसी में दिया हुआ है दंतेश्वरी मंदिर में विशेष वाद्य यंत्र। तो दंतेश्वरी मंदिर में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का, नेफ्री, करनाल और बिरखाली, इसके साथ और रायगढ़ी, ये चार वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है दंतेश्वरी मंदिर में। नेफ्री, करनाल, बिरखाली और रायगढ़ी, इन चार वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। देखिए महारा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा, मोहरी और तुड़पुड़ी होते हैं। तो महारा बाजा इसके प्रमुख वाद्य यंत्र में नगाड़ा, तोहरी और तुड़पुड़ी होता है। ठीक। अब चलिए, अब इसमें जो है जनजातियों के प्रचलित कुछ लोक गाथाओं का नाम दिया गया है और कौन से जनजाति से संबंधित है उसे दिया गया है। तो कौन कौन से लोक गाथा हैं, तो सबसे पहले हैं कुड़ुक खंडी या कड़क डंडी गाथा। तो देखिए कुड़ुक उराव जनजाति के बोली है, तो कुड़ुक दिख रहा है तो इससे याद रखना आना है उराव जनजाति से संबंध है। लिंगोपिन की गाथा, तो लिंगोपिन की गाथा मूर्य जनजाति से संबंधित है। नागा बैगा की गाथा, यह बैगा जनजाति से संबंधित है। लोहासुर की गाथा, तो लोहा किससे संबंधित, अगरिया जनजाति। तो सबसे ज्यादा लोहा के लिए प्रसिद्ध है अगरिया जनजाति। जगार गाथा, तो जगार, जितने भी हम जगार गाथा जगार गीत देखे हैं वो किसमें, हलवा और भद्रा जनजाति संबंधित। तो जगार गाथा भी हलवा और भद्रा जनजाति संबंधित होगा। गोड़वानी गाथा, तो गोड़ लोगों का इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा किनके द्वारा गाया जाता है, प्रधान जनजाति द्वारा। तो गोड़वानी गाथा प्रधान और देवार जनजातियों में प्रसिद्ध लोक गाथा है। ठीक। तो इन लिए लोक गाथा को भी आपको याद रखना है। अब यहाँ दिया गया है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों का, एसटीओ का क्या भूमिका है उसे देखिए। तो हमारे देश में कुल अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें जो है 47 है। तो 550 अधिकतम लोकसभा सीट है, उसमें से 47 जो है जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो और इस आरक्षण का आधार क्या है, इस आरक्षण का आधार है अनुच्छेद 330। तो आर्टिकल 330 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 330 के तहत। तो देखिए सबसे ज्यादा सीट कहाँ है आरक्षित
एसटी सीट में तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 6 सीट आरक्षित है। दूसरे नंबर में उड़ीसा और झारखंड है, जहां 5-5 सीट आरक्षित है। फिर तीसरे में है, चौथे में है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के 4 सीट जो है एसटीओ के लिए रिजर्व है। लोकसभा के 4 सीट एसटीओ के लिए रिजर्व है। उसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात में भी 4-4 आरक्षित है। राजस्थान में 3, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, असम और मेघालय, यहाँ कितने 2-2 हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप, यहाँ भी 1-1 सीट जो है एसटीए के लिए आरक्षित है। तो कुल को आप याद रखेंगे तो कुल 47 है। इसका आधार आर्टिकल 330 है। सर्वाधिक 6 सीट मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कितना है, 4 सीट है। ठीक, तो टोटल जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए तो 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातीय सीट आरक्षित है, जो टोटल 47 सीट आरक्षित है। तो यहाँ तक कि हम इस वीडियो में कवर करते हैं। अब आगे हम जनजातियों का विस्तृत वर्णन देखेंगे, तो एक एक जनजातियों को उठा के उनका विस्तृत वर्णन करेंगे। तो वो जो है कल इसके ऊपर 2 वीडियो बनाएंगे, फिर जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, कला एंड संस्कृति। ठीक, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे ज्ञान मीमांसा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।